गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। हम लोग आव्यूह पर डिस्कस कर रहे हैं। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आव्यूह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड की परीक्षा में लगभग 10 से 12 नंबर का सवाल इस अध्याय से पूछा ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। आव्यूह की डिफिनीशन इसके पहले वाले लेक्चर में बताई गई थी। वास्तव में आव्यूह एक सुव्यवस्थित आयताकार या वर्गाकार क्रम होता है, जिसको एक आयताकार या वर्गाकार समूह में सुव्यवस्थित कर दिया जाता है। अनेकों प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर आपने कहीं रीड किया हो, ध्यान दिया हो, दुकानों पर रेट लिस्ट की सूची लगी होती है। उस रेट लिस्ट की सूची को हम आव्यूह कह सकते हैं। एक तरफ वस्तुओं के नाम लिखे होते हैं और उन्हीं के सामने उनके रेट लिखे होते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक प्रकार का आव्यूह है। और आज हम आव्यूह के प्रकार की चर्चा करेंगे कि आव्यूह कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। इसी क्रम में एक है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ बताया गया था कि स्तंभ क्या होता है। तो स्तंभ यानी कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, एक कॉलम होता है, वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे 1, 5, 6 ये एक कॉलम वाला मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें रो 3 है, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1। अवयवों की संख्या 3 हो जाएगी और इसका ऑर्डर होगा 3 × 1। चूँकि इसमें कॉलम 1 है लेकिन रो की संख्या 3 है, तो इस तरीके से ये एक स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसी प्रकार से पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे डिफिनीशन है, इसी को हम अगर इस रूप में लिखें तो ये 1 × 3 का हो जाता है। अर्थात एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या 1 हो। स्तंभ चाहे जितने हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। और इसी प्रकार से एक वर्ग आव्यूह की बात होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। हमने ऑर्डर की बात की थी m × n, तो ऐसा मैट्रिक्स जहां पर m बराबर n होता है, अगर m बराबर n है तो ऐसा आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। कोई भी वर्ग आव्यूह हो सकता है, 3 × 3 का हो सकता है, 2 × 2 का हो सकता है। यहाँ एलिमेंट आप लिख सकते हैं a, b, c, d, e, f, g, h, i। ये 3 × 3 का वर्ग आव्यूह है। इसको 3 कोटि का वर्ग आव्यूह भी कहते हैं। 3 कोटि का वर्ग। तो ये वर्ग आव्यूह की बात हुई। इसी प्रकार से विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। ये जो आव्यूह है ये वर्ग आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है जो विकर्ण आव्यूह भी कहलाएगा। विकर्ण आव्यूह इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं और इनके अलावा सभी अवयव शून्य हैं। यानी मुख्य विकर्ण के अलावा ये मुख्य विकर्ण कहलाता है और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी एलिमेंट हैं वो सब शून्य होते हैं। तो ऐसा आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होगा, वो आपका 5वां हो जाएगा।
अदिश आव्यूह। जैसे यहाँ विकर्ण आव्यूह की बात की गई, वर्ग आव्यूह की बात की गई, उसी प्रकार से एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष सभी शून्य हो। 3 × 3 का एक अदिश आव्यूह है। यहाँ इसकी विशेषता क्या है? इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं और बाकी सभी अवयव शून्य हैं। ये हम बार बार 3 × 3 का ही लिख रहे हैं, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि 3 × 3 का ही हो सकता है, 2 × 2 का भी हो सकता है, 1 × 1 का भी हो सकता है। a बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 5 0 0 5, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी अदिश आव्यूह है। तो इस प्रकार से ये अदिश आव्यूह की बात हुई। और इसी क्रम में इकाई या तत्समक आव्यूह बहुत महत्वपूर्ण है। इकाई या तत्समक आव्यूह, बिना इसके आप सवाल नहीं कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हों और शेष सभी शून्य हों, ये 3 × 3 का हुआ। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। I को ही I3, I2 या अन्य प्रकार से लिख सकते हैं। 2 क्या है? 2 मीन्स यहाँ जैसे बताया गया था 2 कोटि का, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह, तो ये 2 कोटि का इकाई या तत्समक आव्यूह है और ये 3 कोटि का इकाई या तत्समक आव्यूह है। यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं तो इकाई या तत्समक आव्यूह होगा, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तो वो अदिश आव्यूह कहलाएगा, और अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कुछ भी हैं तो ऐसा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। तो ये 3 प्रकार के आव्यूह, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, बिल्कुल एक तरीके के होते हैं। अगर तीनों माने 3 × 3 का कोई आव्यूह दिया हुआ है और उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तो वो अदिश आव्यूह कहलाएगा। यहाँ भी समान है इकाई या तत्समक आव्यूह में, तो इकाई या तत्समक आव्यूह जो होता है वो अदिश आव्यूह भी कहलाता है। प्रत्येक इकाई या तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, लेकिन प्रत्येक अदिश आव्यूह इकाई या तत्समक आव्यूह हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अवयव, और इकाई या तत्समक आव्यूह में ऐसा आवश्यक है कि वहाँ पर अवयव केवल 1 होना चाहिए। यानी जब अवयव केवल 1 होगा तभी वो इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाएगा। और इसी क्रम में एक शून्य आव्यूह की बात करते हैं। शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का एक शून्य आव्यूह हो सकता है जिसके सारे एलिमेंट शून्य हो। Every elements of a matrix is zero, then this called zero matrix. शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह को शून्य से लिखते हैं या O से लिखते हैं। ये 0 0 0 0, ये 2 × 2 क्रम का आव्यूह हो गया आपका शून्य मैट्रिक्स। इसी क्रम में कोई दूसरा आप लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0। इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है, तो ये 2 × 3 क्रम का एक शून्य आव्यूह हो सकता है। तो इस प्रकार से ये आव्यूह के प्रकार की बात हुई। आव्यूह कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? आव्यूह के प्रकार अगर हम समझ लेते हैं तो हमें थोड़ी सी इसमें सुविधा हो जाती है। अब हम आव्यूह के समानता की बात करते हैं। आव्यूह की समानता, इस पर भी एक सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आव्यूह की समानता की 2 शर्तें हैं। आव्यूह की समानता की 2 शर्तें हैं। जो पहली महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि 2 आव्यूह समान हो सकते हैं यदि उनका क्रम समान हो, यानी वो समान कोटि के अगर हैं तो इस प्रकार का जो आव्यूह होगा वो समान आव्यूह हो सकता है। और दूसरी शर्त है कि एक आव्यूह का प्रत्येक संगत अवयव दूसरे आव्यूह के प्रत्येक संगत अवयव के
समान होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो हम उन अवयवों की समानता की बात कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम देखें दो अवयव ए और बी हैं, ए तथा बी के लिए पहली शर्त यह है कि ए तथा बी समान कोटि के हों, समान कोटि के हों। और दूसरी शर्त यह है ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक संगत अवयव के समान होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये समान नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्रम बराबर होने पर भी ए और बी के समानता की बात हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक अवयव ए दिया है 3, 5, 2, 0, 7, -1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 3। और एक अवयव बी दिया है ए बी सी x 7, -1, ये भी 2 × 3 का है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का क्रम समान है, दोनों का क्रम समान है और ये संगत एलिमेंट भी बराबर है, तो इनकी हम तुलना कर सकते हैं। क्योंकि ये संगत अवयव बराबर हैं और इनके क्रम भी समान हैं, इसलिए इन अवयवों की हम तुलना कर सकते हैं। और जब हम इनकी तुलना करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास a बराबर b लिख सकते हैं। और a बराबर b जब लिखेंगे तो a हमारा है 3, 0, 5, 7, 2, -1। और जो b मैट्रिक्स है वो है a b c x 7, -1। तो इस प्रकार से a और b की तुलना की जा सकती है। और जब हम तुलना करेंगे तो हम सबके मान ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2 और x बराबर 0। ये 4 अज्ञात राशियां थी, इनके मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर अवयव समान अवयव हैं तो समान अवयव की 2 शर्तें हो गई। एक तो उनके क्रम बराबर होने चाहिए और दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि उन एक अवयव का प्रत्येक संगत अवयव दूसरे अवयव के प्रत्येक संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। इसी क्रम में एक प्रश्न की बात करें तो ये आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। दिया हुआ है कि यदि एक मैट्रिक्स इधर दिया हुआ है 2 × 2 का, इधर भी एक मैट्रिक्स है 2 × 2 का, और इनकी बात करनी है कि यदि ये दोनों समान हैं तो ऐसी स्थिति में a, b, c तथा d के मान ज्ञात करने हैं। a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये 2 × 2 के ही मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स 2 × 2 के हैं, इनकी तुलना की जा सकती है। 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c - 3d। ये भी एक 2 × 2 का मैट्रिक्स है। और इधर वाला मैट्रिक्स भी 4, 11, -3 और 24, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इनको अगर हम तुलना करें, चूँकि ये समान मैट्रिक्स हैं तो इनकी तुलना हो सकती है। 2a - b = 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से a - 2b = -3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और इसी क्रम में 5c - d = 11, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और 4c - 3d = 24, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। इनको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a और b के लिए 2 समीकरण हैं, इसी प्रकार से c और d के लिए भी 2 समीकरण हैं। इन समीकरणों को अगर हम हल कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको a, b, c तथा d के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो अगर हम इनको हल करें, 1 और 2 को अगर हल करते हैं, 1 को 2 से गुणा कर दें। जब हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2b हो जाएगा। और जब ये 2b हो जाएगा, यहाँ -2b है, यहाँ +2b है, ये कट जाएगा। और कट जाएगा, यहाँ हो गया 2 से गुणा हुआ 4a और 1a यानी 5a हो गया। यहाँ 4 दूनी 8, लेकिन -3 है तो 8 - 3 यानी 5 बचा, अर्थात यहाँ से a का मान 5 कट जाएगा, a बराबर 1 हो गया।
ए का ये मान हम समीकरण 1 या 2 में किसी में पुट कर दें तो इस तरीके से हमको ए बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं ए का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 में रखने का तो जब यहाँ मान रखेंगे तो 2 गुणे 1 धन b बराबर 4, यानी 2 धन b बराबर 4, तो b बराबर 4 माइनस 2 यानी 2। इस प्रकार से b का मान प्राप्त हो जाता है। समीकरण 3 और 4 को हल कर लिया जाए, ये 3 है और 4c धन 3d बराबर 24, ये 4 है। यहाँ पर चूंकि d माइनस डी है, यहाँ प्लस 3d है, अगर इस समीकरण को 3 से गुणा करके जोड़ दें तो d कट जाएगा। d कट जाएगा तो हमारे पास 5 3 15 और 4, 5 3 15 और 4, 15 4 19c हो गया, ये 3d कट गया है, 11 3 33 और 24 57 हो जाएगा। तो c बराबर हमारे पास आ गया 57/19, यानी 19 या 57। a का मान 1 निकाल लिए, b का मान 2 आ गया, c का मान 3 हो गया। और इसी क्रम में अगर हम d का मान निकालते हैं तो c का मान समीकरण 3 में रखने का, c का मान जब समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारे पास d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 5 गुणे 3 माइनस d बराबर 11, यानी 15, ये 11 इधर आ जाएगा बराबर d, यानी d बराबर 4। तो a b c d सभी के मान ज्ञात हो गए। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। इस प्रकार से दो आव्यूहों की तुलना करके आप a b c d के मान ज्ञात कर सकते हैं। या कोई भी समीकरण इस प्रकार से बन रहा है तो आव्यूहों की तुलना करके हम इस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए हमने आपको शर्त बताई कि दो आव्यूह समान तभी हो सकते हैं जब उनके क्रम बराबर हो। सबसे पहली बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनके क्रम समान होने चाहिए, और दूसरी एक और शर्त है कि उनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। अगर संगत अवयव समान नहीं है या उनके क्रम बराबर नहीं है तो ऐसे आव्यूहों की तुलना नहीं की जा सकती है। यानी हमने आव्यूह के परिभाषा की चर्चा की, आव्यूह के प्रकार की चर्चा की, जो विभिन्न प्रकार के आव्यूह हो सकते थे उनकी चर्चाएं हुई, और इसी क्रम में हम आव्यूह के समानता की चर्चा कर लिए हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो किए जा सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने एक प्रश्न की बात की थी, वहाँ पर aij दिया हुआ था और उसकी सहायता से दिए गए क्रम का आव्यूह ज्ञात करना था। इस क्रम में इस वीडियो में आव्यूह की समानता से संबंधित प्रश्न हुए, और इसी प्रकार से आगे भी हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए, एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो उपलब्ध कराए जाएं उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको कोई समस्या है या आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।